आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलेंगे लगभग 3000 साल पीछे, प्राचीन मिस्र यानी एंशिएंट इजिप्ट के बेहद रहस्यमयी और उन्नत साम्राज्य में। एक ऐसी सभ्यता जिसने सदियों तक हम सबकी कल्पना को बांध कर रखा है। चलिए शुरू करते हैं। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस की एक बहुत ही मशहूर लाइन है, मिस्र नील नदी का उपहार है। और सच कहूं तो ये एक छोटी सी लाइन पूरे साम्राज्य की कहानी बयान कर देती है। ये नदी उनके लिए सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, ये सचमुच उनकी जीवन रेखा थी। हर साल आने वाली बाढ़ यहाँ कोई तबाही नहीं लाती थी, बल्कि सूखे रेगिस्तान में उपजाऊ मिट्टी भर देती थी। आइए सबसे पहले इस महान सभ्यता की नींव को समझते हैं। जरा सोचिए, एक बेहद कठोर तपता हुआ रेगिस्तान और उसके बीचों बीच से गुजर रही है एक विशाल नदी। नील नदी ने वहां न सिर्फ पीने का पानी दिया, बल्कि खेती और व्यापार के रास्ते भी खोले। इस नदी के बिना वहां कोई शहर, कोई विकास और सच पूछिए तो प्राचीन मिस्र जैसा कुछ कभी बन ही नहीं पाता। अब यहाँ इस भौगोलिक विभाजन पर ध्यान दीजिए। शुरुआत में ये एक चुट्टा साम्राज्य बिल्कुल नहीं था। जमीन दो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ दक्षिण में ऊपरी मिस्र यानी अपर इजिप्ट और उत्तर में नील नदी के डेल्टा की तरफ निचला मिस्र यानी लोअर इजिप्ट। ये दोनों क्षेत्र शुरुआत में एक दूसरे से एकदम अलग थे, जिन्हें आगे चलकर एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरना था। और ये बदलाव आया लगभग 3100 ईसा पूर्व में। राजा नरमर, जिन्हें मेनेस के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने आकर इन दोनों अलग हिस्सों को एक कर दिया। इस एकीकरण के बाद वो संयुक्त मिस्र के सबसे पहले फिरौन यानी फैरो बने। और बस यहीं से उस महान साम्राज्य की औपचारिक शुरुआत होती है, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। अब जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। इस पूरे इतिहास को 3 बड़े युगों में बांटा गया है। सबसे पहले प्राचीन साम्राज्य, जिसे पिरामिडों का युग कहा जाता है। उसके बाद मध्य साम्राज्य आया, जो शांति और आर्थिक विकास का दौर था। और आखिर में नवीन साम्राज्य, जो मिस्र का स्वर्ण युग या गोल्डन एज था। ये टाइमलाइन हमें इन पूरे 3000 साल के इतिहास का एक क्लियर आइडिया देती है। चलिए अब इनके सामाजिक और आत्मिक ढांचे की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन मिस्र में धर्म और रहस्यवाद सिर्फ जिंदगी का एक हिस्सा नहीं थे, बल्कि वो पूरी जिंदगी का सेंटर पॉइंट थे। वहाँ के फेरोज यानी राजाओं को लोग सिर्फ सैनिक नेता या कमांडर नहीं मानते थे, उनके लिए वो जीते जागते देवता थे, एक आम इंसान और भगवान के बीच का डायरेक्ट कनेक्शन। वहाँ के समाज का स्ट्रक्चर एक पिरामिड की तरह था। सबसे ऊपर थे फेरो, फिर आते थे पुजारी और कुलीन वर्ग, जिनके पास बहुत ज्यादा पावर थी। उसके बाद पढ़े लिखे मुंशी और सेना के जवान। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किसानों का था, जो दिन रात जमीन पर मेहनत करते थे। और सबसे निचले स्तर पर गुलाम थे, जिनसे कठोर श्रम करवाया जाता था। और इनके देवताओं की दुनिया सच में बहुत विशाल और दिलचस्प थी। हर चीज के अलग देवता। सूर्यदेव, रा, इनमें सबसे शक्तिशाली माने जाते थे। ओसिरिस को मौत के बाद के जीवन का देवता माना जाता था। आइसिस जादू और मातृत्व की देवी थीं। अनुबिस, जिन्हें ममिफिकेशन का देवता माना जाता था, और हॉरिस आसमान के देवता थे। ये सभी देवता वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करते थे। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके लिए मिस्र आज तक सबसे ज्यादा जाना जाता है, मौत के बाद का जीवन। देखिए, उनका मानना था कि मौत कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नए सफर की बस शुरुआत है। लेकिन इस सफर पर आगे बढ़ने के लिए आत्मा को अपने उसी भौतिक शरीर की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए शरीर को हमेशा के लिए बचाकर रखना उनका सबसे अहम काम बन गया था। और इसके लिए उन्होंने बनाई ये 4 स्टेप्स वाली ममिफिकेशन प्रोसेस। सुनने में शायद थोड़ा अजीब या डरावना लगे, पर यह बहुत ही सिस्टमैटिक था। सबसे पहले आंतरिक अंगों को बाहर निकाला जाता था, फिर नेट्रॉन नामक का इस्तेमाल करके शरीर को पूरी तरह से सुखाते थे। उसके बाद इसे लिनन के कपड़े में लपेटकर एक बेहद खूबसूरत और सजे हुए ताबूत में रख दिया जाता था। ये सब आत्मा की वापसी के लिए एक तैयारी थी। एक बात सोचिए, उन्होंने इन मृत शरीरों के लिए कितने विशाल मकबरे बनाए। लाखों। ये यहां सिर्फ एक नंबर नहीं है। फेरो खुफू द्वारा बनवाए गए गीजा के महान पिरामिड को ही देख लीजिए। इस एक पिरामिड में पत्थर के लाखों ब्लॉक्स लगे हैं। इन्हें लगातार कई दशकों तक बनाया गया। सोचकर हैरानी होती है कि हजारों लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी सिर्फ एक राजा को अगले जन्म के लिए एक आरामदायक जगह देने के लिए। लेकिन इतना विशाल साम्राज्य सिर्फ पत्थर और मिट्टी से तो चल नहीं सकता था।
इसे आगे बढ़ाने के लिए उन्हें लाजवाब नवाचार और विकास की जरूरत थी। उन्होंने ऐसी तकनीकें विकसित की जिसकी मदद से वो अपना इतिहास लिख सकें और ऐसी बेजोड़ इमारतें खड़ी कर सकें। जैसा कि उनकी ये संचार क्रांति, चित्रलिपि या हायरोग्लिफिक्स, ये लिखने का सिर्फ एक तरीका नहीं था बल्कि एक कला थी। इस चित्र आधारित प्रणाली से वो अपने धार्मिक ग्रंथ लिखते थे और पूरे साम्राज्य का रिकॉर्ड रखते थे। इसे पपायरस नामक कागज पर या फिर कारनाक और लक्सर जैसे मंदिरों के विशाल पत्थरों पर बहुत ही खूबसूरती से उकेरा जाता था। पर सदियों तक ये चित्र वाली भाषा पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बनी रही। फिर 1799 में मिली रोजेटा स्टोन। ये एक ऐसा पत्थर था जिस पर एक ही संदेश 3 अलग-अलग लिपियों में लिखा था, ग्रीक, हायरोग्लिफिक्स और डेमोटिक। अब क्योंकि लोग ग्रीक पढ़ना जानते थे तो उसकी मदद से वैज्ञानिकों ने सदियों पुरानी इस चित्रलिपि को आखिरकार डिकोड कर लिया और मिस्र का इतिहास दुनिया के सामने खुल गया। इनकी व्यावहारिक उपलब्धियां तो और भी कमाल की थीं। कभी सोचा है कि पिरामिड्स इतने सटीक कैसे बने? क्योंकि उन्हें ज्योमेट्री का बहुत एडवांस ज्ञान था। चिकित्सा के क्षेत्र में भी वो आगे थे, सर्जरी और बीमारियों का इलाज करते थे। यहाँ तक कि खगोल विज्ञान और नील नदी की बाढ़ को समझकर उन्होंने एक बेहद सटीक कैलेंडर भी तैयार कर लिया था। चलिए, अब हम आते हैं नवीन साम्राज्य यानी न्यू किंगडम के दौर में। इसे मिस्र की ताकत का चरम माना जाता है। इनकी सेना के पास अब रथ थे और कांस्य यानी ब्रॉन्ज के मजबूत हथियार। उन्होंने आसपास के दुश्मनों को हराकर पूरा दबदबा बनाया। ये वो वक्त था जब साम्राज्य में बेहिसाब दौलत आई। आइए इस सुनहरे दौर के कुछ महान शासकों से मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रानी हटशेपसुट की। ये प्राचीन मिस्र की सबसे शक्तिशाली महिला शासकों में से एक थीं। इन्होंने सेना और लड़ाइयों से ज्यादा व्यापार को बढ़ाने पर ध्यान दिया। इनके शासनकाल में साम्राज्य खूब समृद्ध हुआ और उन्होंने कई ऐसी शानदार इमारतें बनवाईं जो आज भी उनकी ताकत का प्रतीक हैं। और फिर आते हैं किंग टट या टूटनखमून। ये नाम तो आपने पक्का सुना होगा। वो बहुत छोटी उम्र में राजा बने और बहुत जल्दी गुजर गए। फिर भी ये इतने मशहूर क्यों हैं? क्योंकि 1922 में जब उनकी कब्र मिली तो वो बिल्कुल अक्षुण्ण यानी इंटैक्ट थी। उसके अंदर मिले सोने के खजाने और उनका वो मशहूर सुनहरा मुखौटा आज भी दुनिया को हैरान कर देते हैं। लेकिन जब बात असली ताकत की हो तो रैमसेस द्वितीय का नाम आना तय है। इन्होंने लगातार 660 सालों तक शासन किया। ये एक बहुत ही लंबा और गौरवशाली दौर था। उन्होंने न सिर्फ बड़े सैन्य अभियान चलाए बल्कि अबू सिम्बेल जैसे अद्भुत मंदिर भी बनवाए। उन मंदिरों के बाहर बनी उनकी विशाल मूर्तियां ही दुश्मन के मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी थीं। और इस महान कहानी का आखिरी बड़ा अध्याय लिखा क्लियोपेट्रा ने। वो मिस्र की आखिरी स्वतंत्र शासक थीं। क्लियोपेट्रा अपनी गजब की बुद्धिमत्ता और जूलियस सीजर तथा मार्क एंटनी जैसे रोमन नेताओं के साथ बनाए गए गठबंधनों के लिए जानी जाती हैं। पर दुर्भाग्य से उनके अंत के साथ ही मिस्र के इस सुनहरे दौर का भी हमेशा के लिए अंत हो गया। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास में कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकता। लगातार होते विदेशी आक्रमण, कमजोर पड़ते शासक और बढ़ती आर्थिक परेशानियों ने इसकी नींव हिला दी। आखिरकार 3000 साल से खड़ा ये विशाल साम्राज्य फारसियों, यूनानियों और बाद में रोमानियों के आगे ढेर हो गया। तो इस विश्लेषण के आखिर में हमारे सामने एक दिलचस्प सवाल आता है। सूर्य देवताओं और ममियों का ये पतनशील साम्राज्य आज हमारी आधुनिक दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है? जरा सोचिए। उनकी ग्रैंड आर्किटेक्चर, उनका विज्ञान और उनकी पौराणिक कथाएं आज भी हमारी संस्कृति, फिल्मों और लिटरेचर को प्रेरित करती हैं। ये साम्राज्य आज भले ही रेत में मिल गया हो, पर इस बात में कोई शक नहीं कि इनकी विरासत सच में अनंत है।